तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो मेक श्योर यानी कि क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है। यानी कि इस जो भी आपको हमने कॉन्सेप्ट सिखाया इस चैप्टर के 3 या 4 पार्ट में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को मैंने कराया है, इसको पक्का कर लेना। इसके फॉर्मूलेज, इसके कॉन्सेप्ट, इसके थ्योरीज जो भी हैं इसको अच्छे से समझना, तो न्यूमेरिकल आपको फटाफट समझ में आने लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो एग्जांपल 1 देखो, मैंने ग्लास रॉड इज रब, ग्लास रॉड को रब किया किसके, सिल्क क्लॉथ। ठीक है, एक आपने क्या किया है, ग्लास का रॉड लिया और सिल्क कपड़े में आपने क्या किया, रब किया है। ठीक है, चार्जेस अपेयर ऑन बोथ, मतलब दोनों साइड आपको चार्जेस दिखाई देंगे। ठीक है ना, यानी कि रॉड में भी और सिल्क के कपड़े में भी दिखाई देंगे। ए सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व विद मैनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडी। मैनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडी से मतलब ये है कि आपने बलून लिया, बलून को देखो आपने कपड़े में रब किया, तो फिर बाद में आप इसको बाल में लगाओगे ना, हेयर में लगाओगे ना, तो हेयर थोड़े से अट्रैक्ट होंगे बलून से। ठीक है, और भी ऐसे कोम को आपने हेयर से कोम किया, ठीक है, वहाँ पर भी आप देखोगे कि चार्जेस क्या हो जाएंगे, वन साइड अरेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव एक साइड हो जाएंगे, नेगेटिव एक साइड हो जाएंगे। सो एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमें पता है कि कुछ चेंजेस हो रहा है। क्या चेंजेस हो रहा है, जब हम दो बॉडी को रब कर रहे हैं तो जो चार्जेस हैं, यानी पहले तो रैंडम चार्जेस थे, नेगेटिव पॉजिटिव एक रैंडमली बिखरे हुए थे, लेकिन जब रब किया, अगर एक बॉडी में नेगेटिव ज़्यादा है और एक बॉडी में पॉजिटिव ज़्यादा है, तो नेगेटिव वाले एक तरफ हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले एक तरफ हो जाएंगे। जंप करके इधर उधर नहीं जाएंगे, एक दूसरे के बॉडी में जंप नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये करंट चैप्टर नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अरेंज हो जाएंगे। तो ये बताना है आपको कि ये जो चेंजेस या ये जो सिचुएशन अराइज हो रही है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या इसका कनेक्शन है। सी ऑन रबिंग ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ, पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप ऑन ग्लास रॉड इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन द सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा एंड ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। Thus total charge before rubbing was 0 and after rubbing is also 0। तो आपने जो रब किया था, तो रब करने से पहले भी जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस थे, जो भी उतने ही थे, मतलब कोई भी चेंज नहीं हुआ। जो चार्जेस है ना, कुछ एक्स्ट्रा आए गए नहीं, ठीक है ना। तो द टोटल चार्ज बिफोर रबिंग वॉज 0। टोटल चार्ज का मतलब ये हुआ कि चार्ज इधर से उधर गए नहीं है, उतने ही रहने वाले हैं, चाहे आप रब से पहले देखोगे या रबिंग के बाद में देखोगे, लेकिन रीअरेंज हो जाएगा। फिर अट्रैक्ट, फिर आपके दिमाग में ये रहेगा सर ये अट्रैक्ट क्यों कर रहे थे, क्या एक्स्ट्रा चार्ज हमने दिए हैं क्या कोम में या बलून में? नहीं, हमने एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिए। वन साइड चार्ज क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। अब नेगेटिव नेगेटिव एक साइड में आ जाएगा, समझे कि एक, ठीक है। तो होगा क्या, इसे ये बॉडी में एक तरफ नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा और एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब एक तरफ नेगेटिव आने से, मतलब अंदर बॉडी के अंदर ही है, बॉडी के बाहर नहीं है, ये रीअरेंज हो गए। तो एक तरफ नेगेटिव आने से क्या हो जाएगा, बॉडी चार्ज तो हो जाएगी लेकिन एक्स्ट्रा कुछ भी चार्जेस ना आएंगे ना जाएंगे, ठीक है ना। तो बॉडी आपस में क्या हो जाएंगी, यानी कि दूसरी तरफ जो अगर से एक दूसरी बॉडी है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव इधर आ जाएंगे, क्योंकि इधर इस तरफ नेगेटिव है तो इस तरफ चार्जेस पॉजिटिव वाले इस तरफ आ जाएंगे, इस तरह नेगेटिव पॉजिटिव रीअरेंज हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं। तो कहीं से भी एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं आया है, एक तरफ अरेंज होने से आपको लगेगा कि बॉडी का एक पॉइंट यानी वन साइड चार्ज लगेगा, चार्ज हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस नहीं आएंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस, ठीक है ना। तो चार्जेस का, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइज होने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज मीन चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी सम इंटीग्रल मल्टीपल एलिमेंट्री चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, टोटल चार्ज ऑफ बॉडी का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। वॉट इज एन हियर, एन इज योर इंटीजर, यानी कि एन हम 0 व +1 -1 +2 -2, अब +1 -1 +2 -2 से मतलब क्या है, ये चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव के लिए आपको +1 और -1 दिया हुआ है। तो एक इलेक्ट्रिक
एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। अब हमें टोटल क्यू निकालना है, अगर 100 इलेक्ट्रॉन है तो आपको क्या करना पड़ेगा 100 इंटू ये क्वांटिटी लगानी पड़ेगी 100, 200, 300 या जो भी है नंबर इन इंटीग्रल में होना चाहिए, डेसिमल में थोड़ी ना हो सकता है। एक चार्ज को तुम आधा थोड़ा तोड़ सकते हो, है इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ इंटीजर में, एक नंबर पे पूरा। सो विद डीलिंग, अब यहाँ पे क्या बोला कि क्वांटाइज को हमने माइक्रोस्कोपिक क्यों इग्नोर किया हुआ है। व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक चार्ज लार्ज चार्जेस बिकॉज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल टू द लार्ज स्केल। तो जब माइक्रोस्कोपिक में हम लोग डील करते हैं तो चार्जेस को एक बड़े लेवल पे चार्जेस लेते हैं, छोटे लेवल पे चार्ज नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ लार्ज चार्जेस, दैट इज लार्ज चार्जेस बिकॉज चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल टू द लार्ज स्केल चार्ज। ठीक है, यहाँ पे देखो रबिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ईजी होते हैं। A polythene piece rubbed with wool is found have negative charge of 3 into 10 to minus 7। मतलब एक पॉलीथीन को हमने वूल से रब किया तो पॉलीथीन पे कितना चार्ज आ गया 3 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया क्यू, दिस इज वॉट क्यू तुम्हें दे दिया गया ना, कूलम है ना, कूलम मतलब क्यू दे दिया गया 3 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम। क्यू तुम्हें मिल गया है, ई की तुम्हें वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। तुम्हें निकालना है क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है एक्चुअली। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच एंड इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। देखो तुम्हें क्यू की वैल्यू दी गई है, टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी दी गई 3 into 10 की माइनस 7। ठीक है, तुम्हें निकालना है क्या नंबर ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता ही है, फॉर्मूला क्या है क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। तुम्हें क्यू गिवन है, ई तो तुम्हें मालूम ही है ना इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज, तुम्हें निकालना है क्या एन निकालना है, तो क्यू को ई से क्या कर लोगे डिवाइड कर लोगे, एन निकाल लेना, एन निकालने में क्या दिक्कत है। तो हमने वही किया, क्यू को एन से क्यू को ई से डिवाइड कर दिया, है ना, नहीं समझे, है ना, ई से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके आंसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब ये सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए, ये तो मैं नहीं बताऊंगा। सो इट फॉलो दैट दिस मच इलेक्ट्रॉन हैव बीन ट्रांसफर फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। अब ये ट्रांसफर क्यों हुआ, ट्रांसफर इसलिए हुआ क्योंकि आपने बॉडी को रब किया है, बॉडी को टच कर दिया है। अगर यहाँ पे टच नहीं करते तो ट्रांसफर नहीं होते, दो बॉडी को टच ही कर दिया, टच कर दिया तो इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो ही जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांसफर होने के बाद वूल पॉलीथीन क्या हो गई नेगेटिव चार्ज हो गई है, यानी इस पॉलीथीन को किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी पास लेके जाओगे, बिल्कुल पास लेके जाओगे तो वो बॉडी अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। जिस तरह बलून के तुम क्या करो, हाँ पॉलीथीन बलून के क्या करोगे तुम रब करोगे, अगर इसे रब किया तुमने बालों से, फिर बाद में देखो यहाँ पे अगर बाल पे ऐसे लगाओगे तो बाल थोड़े से अट्रैक्ट होंगे। पेपर के पीस छोटे पीस में बलून के पास लगो, पेपर के पीस क्या होने अट्रैक्ट होने लगेंगे, क्यों, क्योंकि बलून में नेगेटिव चार्ज हो जाता है फिर। सो दिस मच इलेक्ट्रॉन हैव बीन ट्रांसफर फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास, मास भी ट्रांसफर होगा। देखो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो डेफिनेटली मास का भी तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक मास होता है। अगर इलेक्ट्रॉन गए तो मास भी तो लेके गए होंगे, विदाउट मास कोई चीज़ हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। सो द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन एंड देयर इज ए स्मॉल ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू स्मॉल ट्रांसफर ऑफ मास। तो होना ही है, कितना होना है देख लेना। एक मास एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना और इतने इलेक्ट्रॉन गए, है ना, एक जैसे कि एक एप्पल का वेट है ना, समझ गया ना, ये तो इजी है। नेक्स्ट, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर टू ए बॉडी फ्रॉम सम अदर बॉडी एट द रेट ऑफ दिस पर सेकेंड, है ना, इलेक्ट्रॉन आर बीइंग ट्रांसफर टू ए बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स किस रेट से हो रहे, 10 की पावर 9 पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एक सेकेंड में। देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एक्वायर 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। देखो हमारा फॉर्मूला क्या, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। हमें कितना ट्रांसफर करवाना है, 1C कराना है ट्रांसफर, तो Q तुम्हें दिया हुआ है 1C इज इक्वल टू N इंटू ई का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर
-19, सही है। तो 1 सेकेंड में इतना हो रहा है, तो कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा 1 कूलम के लिए। तो पहले तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मालूम पड़ जाए। बात समझो, क्या कह रहा है कि 1 कूलम को ट्रांसफ़र होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ऐसे सोचो, तुम यूनिटरी मेथड ले लो, तुम ऐसे सोचो, देखो यहाँ लिया टाइम, यहाँ लिया कूलम। 1 सेकेंड में 10⁹ चार्जेस ये हो रहे हैं, 10⁹, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10⁹। तो कह रहा है कि 1 कूलम पे, यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 कूलम के इलेक्ट्रॉन, बात समझो, कितने टाइम में ट्रांसफ़र होंगे। बात समझो फिर से, 1 सेकेंड में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो 1 कूलम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने टाइम में ट्रांसफ़र होंगे। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो निकाल लो, ठीक है ना। Q = N × E, Q मतलब 1, Q कितना है, 1 C है, 1 कूलम है, = N × E। E यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, = N। यह आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या किया, इसको लाके डिवाइड करा दिया। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन हैं। 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इतने हैं, मैंने निकाल लिया। देखो 1 कूलम N × E, E लाके इधर डिवाइड करा दिया। तो 1 कूलम की जगह मतलब उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें यहाँ लिखना था, समझाने के मैंने ऐसे लिखा था, 1/1.6 × 10⁻⁻19। अब बात के समझो, 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन कितने सेकेंड में ट्रांसफ़र होंगे। टाइम के नीचे टाइम की क्वांटिटी, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x × 10⁻9, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, = 1/1.6 × 10⁻⁻90 × 1, ठीक है। 10⁻9 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, तो टाइम आ जाएगा। समझ, एक बेसिक मैथमेटिक्स है ये। ये देखो यहाँ पे यही दिया हुआ है, टाइम = 1/1.6 × 10⁻10, 10⁻9 इधर आएगा, -19, छोटा कैलकुलेशन बताने पड़ेंगे क्या, × 10⁻19 × 10⁻9, इधर आके डिवाइड हो गया। तो 1/1.6 1.6 -19 + 9 हो गया 10⁻⁻10, ठीक है ना, -10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आ जाए, ऊपर -10 ऊपर जाके +10 हो जाएगा, और आंसर इन सेकेंड निकाल लेना। ईयर्स में चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 नैनोकूलम चार्ज ऑन ए कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n हमें पता करना है, ठीक है। तुम्हें ये चार्ज दिया हुआ है, नैनोकूलम चार्ज दिया हुआ है, Q तुम्हें दिया हुआ है, n तुम्हें पता करना है, ठीक है। Q तुम्हें दिया हुआ है, ये कूलम लिखा है, कूलम मतलब इस वाले ये फॉर्मूला लगाओगे, Q = N × E। तो यहाँ पे देखो C लिखा है, कूलम दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें मालूम ही है, n निकाल लेना डिवाइड करके, ओके। सो 1 नैनोकूलम का मतलब वो 1 × 10⁻⁻9, क्योंकि नैनोकूलम दिया हुआ है, माइक्रो होता तो -6 = N × 1.6 × 10⁻⁻9, इधर लाके डिवाइड करा देना तो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बोला गया है, ओके, इफ़ द प्लेट इज अर्थेड, प्लेट को अगर हमने अर्थिंग दे दी, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल हैपन टू द मास ऑफ द प्लेट। ये तो हमें पता चल गया क्या, कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं उस प्लेट से, है ना, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। सो अब देखो, व्हेन द प्लेट इज अर्थेड
व्हेन द प्लेट इज अर्थ द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो अर्थ टू द प्लेट एज सच मास ऑफ द प्लेट विल इंक्रीज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने तो ट्रांसफर होने हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन विल फ्लो अर्थ टू द प्लेट। प्लेट क्या? एक प्लेट है, कंडक्टर प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, कोई भी लोहे की प्लेट है, कुछ भी प्लेट है, इसको हमने अर्थिंग दे दी, हमने बस इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसमें बोला कि 1 कूलम न्यूट्रलाइज करना है, मतलब देखो पहले कॉन्सेप्ट समझो बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का। हमारे पास बहुत सारे बॉडी हैं, बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3, ठीक है। अब ये बॉडी में जो चार्जेस है ना, अब वो बॉडी न्यूट्रल है नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि बॉडी जो भी बॉडी हो न्यूट्रल ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। न्यूट्रल का होना मतलब प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होना, ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं है। किसी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, किसी में प्रोटॉन ज़्यादा है ना, किसी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ये आप है ना कह सकते हो कि कोई भी बॉडी ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडी न्यूट्रल है। जब बॉडी को आपस में टच करोगे तो आपस में ले दे के वो न्यूट्रल होने की कोशिश करेगी। ये बात समझो। अगर जैसे कि यहाँ पर ये वाले अर्थ वाले में एक प्लेट है, वो प्लेट एक्चुअली में न्यूट्रल नहीं थी। अगर वो न्यूट्रल होती, तुम अर्थ से टच करो या किसी से भी टच करो, इस प्लेट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, वो कहीं भी टच, क्योंकि पहले से बॉडी क्या है, बैलेंस है, पहले से बॉडी न्यूट्रल है। ये स्टार्टिंग के लेक्चर मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझाया था। लेकिन ये बॉडी न्यूट्रल नहीं थी, ये बॉडी को न्यूट्रल करने के लिए 1 नैनो कूलम चार्ज चाहिए था। इस बॉडी को न्यूट्रल करने के लिए कितना कूलम चार्ज चाहिए था? 1 कूलम। तो अब हाँ 1 नैनो कूलम चाहिए था चार्ज। 1 नैनो कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक अलग बात है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया। अगर आपको इस कूलम दिया हुआ है, चार्जेस दिया हुआ है, तो आप इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको दिक्कत नहीं है। भाई आप 2 तरीके से बोल सकते हो, किसी भी चीज़ को 2 तरीके से बोल सकते हो कि यार इस बॉडी में इतने चार्जेस चाहिए न्यूट्रल होने के लिए, या फिर इस बॉडी को इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए। आपकी जो मर्जी वो बोलो, आपको जो समझ में आ रहा है, जो अच्छा लगे बोलो। आप कूलम में बोलना चाह रहे हो कूलम में बोलो, नहीं सर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मुझे और अंदर घुसना है, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बोलना है, तो ठीक है आप इस वाले फॉर्मूले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि इस बॉडी को इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉडी को न्यूट्रल करने के, उस प्लेट को न्यूट्रल करने के लिए। हमने इलेक्ट्रॉन वाली लैंग्वेज में बोल दिया, क्वेश्चन में कूलम वाली लैंग्वेज में लिखा था, नैनो कूलम में लिखा था। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है यार, चैप्टर को एक कॉन्सेप्ट को मुट्ठी में ले लोगे ना तो चीज़ें बहुत आसानी से समझने लगोगे। ठीक है, तो हाँ ये हमें समझ में आ गया, नैनो कूलम में दिया। कभी हो सकता उल्टा दिया, तुमने बोल दिया कि किसी बॉडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बताओ अच्छा उसके चार्जेस बताओ, चार्जेस में कन्वर्ट, ये कन्वर्जन ही तो कर रहे हैं हम लोग, और कर ही क्या आ रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे थे कूलम को, चार्जेस को हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो कुल मिला के इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इतने इलेक्ट्रॉन, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन आ गया कि यार ये तो एक्चुअली दिया ही था, तो हमने लैंग्वेज बदल के लिखा है, हमने यहाँ पे कोई कमाल नहीं किया कि यार इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए इस प्लेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कोई कमाल नहीं कर दिया है, तुम्हें कूलम वाली लैंग्वेज में दिया हुआ था, तुमने सिर्फ कन्वर्ट किया है। ठीक है, ओके। अब सवाल ये है कि बॉडी जो प्लेट है, प्लेट ये इलेक्ट्रॉन अर्थ को देगी तो न्यूट्रलाइज होगी, या फिर अर्थ से लेगी तो न्यूट्रलाइज होगी। बात समझो, कोई भी बॉडी में हो सकता हो इलेक्ट्रॉन, जैसे बॉडी है, ये इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 10 तुम्हारे में प्रोटॉन है। अब ये बॉडी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लेगी कि देगी न्यूट्रलाइज करने के लिए? लेगी, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन लेके बॉडी को न्यूट्रलाइज कर लेगी। प्रोटॉन थोड़ी ना तुम्हारे इधर उधर जाने वाले हैं, प्रोटॉन तो फिक्स रहते हैं बॉडी में, ये थोड़ा जाएंगे कि हाँ भाई 6 को भगा दो 4 हो जाएगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगी बॉडी। ठीक है, ये तब जाके बॉडी न्यूट्रलाइज होगी। ठीक है, तो ये समझ में आया ना। तो यही चीज़ इस प्लेट के लिए भी हो रहा है कि प्लेट न्यूट्रल नहीं थी, न्यूट्रल करने के लिए इसे 1 नैनो कूलम चार्ज चाहिए था, मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए था। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन आप समझ लेना चीज़ को, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सवाल ये है कि बॉडी में कंडीशन क्या थी, ये इलेक्ट्रॉन दे रही है कि ले रही है, मतलब कि ये वाला बॉडी के साथ, बॉडी ये सिचुएशन में थी पहले, या फिर ये सिचुएशन में थी, ये दोनों सिचुएशन अलग है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वो देगी टू न्यूट्रलाइज इट्स बॉडी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, अगर ये कंडीशन में है बॉडी
तो इलेक्ट्रॉन इसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, गिविंग नेचर हो जाएगा बॉडी का, यहां पर न्यूट्रलाइज करने के लिए रिसीविंग नेचर हो जाएगा। ठीक है, ये दो कंडीशन तुम्हारे पास थी। तो यहां पर यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, प्लेट से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या प्लेट में आ रहे हैं। तो ये देखो, व्हेन द प्लेट इज अर्थेड द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो अर्थ टू द प्लेट एज सच मास ऑफ द, देखो अब अर्थ से प्लेट में इलेक्ट्रॉन क्यों जाएंगे, अर्थ में भाई इलेक्ट्रॉन तो भरे पड़े हुए हैं, अर्थ में तो इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हुए हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन कोई भी चीज़ अर्थ में टच करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अर्थ से दूसरे प्लेट में जाएंगे। एज सच द मास ऑफ द प्लेट विल इंक्रीज, है ना, क्योंकि प्लेट इलेक्ट्रॉन ले रही है, प्लेट इलेक्ट्रॉन क्या करी, ले रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कूलम लॉ के, कूलम लॉ, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ दिस एंड दिस प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। कूलम लॉ मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, काफ़ी बार मैंने समझाया हुआ है कि दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन रहेगा, वो आप इस फॉर्मूले से बता सकते हो। फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 दैट इज योर के इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये कई बार हो चुका है। इसका सुपर पोजिशन रहेगा, अगर कई नंबर ऑफ मल्टीपल चार्जेस हैं तो सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो दो चार्जेस दिए हुए हैं, दोनों चार्जेस का वैल्यू दी गई है और जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल लेना, बस फॉर्मूले अप्लाई कर, दिक्कत क्या है। 1/4πε0 की वैल्यू मैंने बताई 9 × 10⁹, इसको आप के लिख सकते हो, के की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹। एक चार्ज की वैल्यू ये दी गई, दूसरे चार्ज की वैल्यू ये दी गई, अपॉन R स्क्वायर सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट कर लेना SI यूनिट में, इसको सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा न्यूटन में। ठीक है, फोर्स है ना तो न्यूटन में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जब चैप्टर हमने समझाया था तभी भी कई न्यूमेरिकल्स में करवाए हैं इससे रिलेटेड। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, अक्सर माइक्रोकूलम में देगा तो पावर 10⁻⁻6 लगाते रहना। ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर चार्जेस दिस -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो आपको फोर्स दिया गया है दो चार्जेस के बीच में, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये, इनके बीच फोर्स कितना है 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, भाई ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, कितने वेरिएबल का फॉर्मूला है, एक इसको कांस्टेंट मान लो, हटा दो, 1 2 3 4 चार वेरिएबल का फॉर्मूला है। हाँ, ऑफकोर्स मीटर में ही आएगा। ठीक है, चार वेरिएबल का फॉर्मूला, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है। तो फोर्स Q1 Q2 बाई R, चार वेरिएबल का फॉर्मूला, चार में कोई तीन की इन्फॉर्मेशन देगा, चौथी निकाल लेना। हो सकता हो तुम्हें फोर्स दे दे Q1 Q2 R निकालना, हो सकता हो R दे दे Q2 दे दे, फोर्स दे दे Q1 निकालना। इसमें क्या दिक्कत है आपको, इसमें क्या था, इसमें देखो तीन इन्फॉर्मेशन दी थी, चार में से तीन दी थी, दो चार्जेस की इन्फॉर्मेशन दी थी और एक फोर्स F की दी थी, R निकालना था। R स्क्वायर इधर आ जाएगा, F को डिवाइड मार देना। ठीक है, सिंप्लीफाई करना, बाद में R यहाँ पे स्क्वायर हटा के इसको अंडर रूट मार देना, बाहर निकाल लेना। 144 का 12 बन के बाहर आ जाएगा, -4 -2 बन के बाहर आ जाएगा, टेक में -4 -2 बन के बाहर आ जाएगा। R स्क्वायर था ना, R स्क्वायर चल रहा है ना, तो R स्क्वायर इधर लोगे, फोर्स को डिवाइड में करा देना। ये तो बेसिक यार, क्लास 7 8 जैसा नहीं लग रहा है क्या, बेसिक सी चीज़ है। बस ये ध्यान रखना क्या कि चार्जेस देखो प्लस में दिया जाए चाहे माइनस में दिया जाए, हम फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो आपको दोनों भी पॉजिटिव में ही लेना है, निगेटिव में नहीं लेना है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ही लेना है। फोर्स वाले फॉर्मूले में Q1 Q2 दोनों किस में लेना है, पॉजिटिव लेना है, निगेटिव नहीं लेना है। आगे बात समझ में, ओके। ये वाला क्वेश्चन मेरे लेक्चर में समझाया हुआ है, ये सर देख लेना। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट समझाया था, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में रेशियो निकालना, दोनों का फॉर्मूला मारना और आंसर निकाल लेना। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला मार देना, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला मार देना। ई स्क्वायर मतलब वही Q1 × Q2 है। ई स्क्वायर देख के घबराना नहीं, सर ये ई स्क्वायर कहाँ से आ गया, Q1 × Q2 मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। N × E, N मतलब 1, Q = E हो जाएगा। अरे भाई Q = क्या होता है, N × E होता है। जब N मतलब 1 ही है तो 1 × E दैट इज योर E, Q = E, तो Q1 × Q2 की जगह E1 मतलब E डाल देना, E स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों का फॉर्मूला डालना, दोनों की वैल्यू डालना, दोनों के क्या है रेशियो निकालना, FE/FG कर देना। FE के ऊपर FE का फॉर्मूला, FG के ऊपर FG के नीचे FG का फॉर्मूला, जो भी चीज़ें रिड्यूस हो रही हैं
रिड्यूस कर दें, आर स्क्वायर जो भी रिड्यूस हो रहा है रिड्यूस मार देना, बाद में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट मार दे। कितनी बड़ी सारी बहुत सारी वैल्यूज दी गई हैं, बहुत ही मतलब फालतू क्वेश्चन लग रहा है, सिंप्लीफिकेशन बहुत है इसमें, वो कर लेना और रेशो निकाल लेना। अब देखो ये एग्जाम में आते हैं सुपरपोजिशन बेस पर कि हमें चेक करना है कहीं पर पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स चेक करना है चार्जेस की वजह से, ठीक है ना। देखो 4 पॉइंट चार्जेस, क्यू ए की वैल्यू ये दी गई है, क्यू बी की वैल्यू ये दी गई है, क्यू सी की वैल्यू ये दी गई है, क्यू डी की वैल्यू ये दी गई, आर लोकेटेड एट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहने वाला है, दैट इज 10 सेंटीमीटर इज गिवन। ओके, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। कह रहे सेंटर ऑफ द स्क्वायर में अगर हम कोई चार्ज रख दें 1 कूलम, 2 कूलम, 10 कूलम, कितना भी, तो बताओ इस पर कितना फोर्स लग रहा है। पहले वो तो यहाँ पे इतनी तो मेंटल मैथ तुम लगा लो यार, नेट फोर्स यहाँ पे 0 लगने वाला होगा क्योंकि कैंसिल कर देगा। नहीं, अब 0 चेक करना पड़ेगा। देख लो 1 माइक्रोकूलम है, हाँ देखो ये +2 है, ये भी +2, ऐसे डायरेक्ट 0 मत बताओ, यहाँ पे क्वांटिटी चेक कर लो, क्वांटिटी अलग अलग दी गई है। देखो ये दोनों सेम है ना, हाँ ये वाला 2, देखो ये प्लस का पॉजिटिव है ना, सब पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। हाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। देखो ये वाला इसको धक्का मार रहा होगा, भागो भागो भागो, ये वाला इसको धक्का मार रहा होगा, भागो भागो भागो, यानी दोनों मिला के दोनों का डिस्टेंस सेम। ये देखो ना, ये वाला डिस्टेंस, यहाँ देखो स्क्वायर के सेंटर में डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है ना, डायगोनल आधी आधी डिवाइड होगी ना, तो ये डिस्टेंस सेम, यानी आर भी सेम, ये डिस्टेंस सेम, आर सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, फोर्स डिपेंड करेगा तुम्हारा एक तो चार्जेस के ऊपर, दूसरा डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस भी सेम है, चार्जेस भी सेम है, तो ये वाला इसको बोलेगा भागो भागो भागो, ये वाला इधर इसको भी लात मार रहा भागो, यानी दोनों मिला के एक दूसरे के 0 कर देंगे। अब ये वाला देख लो, ये इसको -5 है, ये +1 है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, आओ मेरे पास आओ मेरे पास आओ, -5 वाला इसको अट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि माइनस ए प्लस है, माइनस प्लस अपन तो अट्रैक्ट होते हैं, बोलेगा आओ मेरे पास आओ मेरे पास आओ, ठीक है ना। ये वाला क्या बोलेगा -5, बोलो मेरे पास। अब देखो यहाँ पर भी चार्जेस, देखो चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है, चार्जेस भी सेम होगा तभी नेट 0 होगा, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये भी 0 मार देंगे, ओवरऑल इधर की वजह से भी 0, इधर की वजह से भी 0, ओवरऑल 0, ठीक है। नहीं तो क्या करते सर, हाँ ये बात थी, नहीं तो क्या करते, अगर ये तो मेंटल मैथ लगा ली यार, ये तो दिख ही रहा था, अगर 0 0 ना होता क्या करते, पूरा पूरा F1 F2 F3 F4 मारना पड़ता है, हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, इसका एक दूसरे के रिजल्टेंट निकालना पड़ता है प्लस माइनस करके। समझो कि यहाँ पे 10 न्यूटन है, यहाँ पे 8 न्यूटन है, तो ये होता 2 न्यूटन इधर, है ना, इधर 20 न्यूटन है, इधर 15 न्यूटन है, तो 5 न्यूटन इधर होता, यहाँ 2 न्यूटन से जा रहा होता, यहाँ 5 न्यूटन से जा रहा होता। उसके बाद भी इन दोनों का भी रिजल्टेंट निकालना पड़ता। रिजल्टेंट निकालने का तरीका मैंने बताया हुआ है, ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा बता दूँगा फिर से, अभी फिलहाल जो क्वेश्चन उस पर ध्यान दे दो, ठीक है। 2 insulated charge copper sphere A and B same size have their center 50 सेंटीमीटर apart in air, ठीक है ना। 2 कॉपर स्फेयर है सेम साइज, और उनके बीच के जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, 2 सेंटर उन्हीं के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। जैसे ये है, ये सेंटर, ये जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर का 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। फाइंड द म्यूचुअल फोर्स रिपल्सन, रिपल्सन ही क्यों सर, अट्रैक्शन क्यों नहीं, क्योंकि सेम जो चार्जेस हैं वो क्या हैं, दोनों भी पॉजिटिव, द चार्ज ऑन ईच इज दिस कूलम, मतलब दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए रिपल्सन लगने वाला है। सेम साइन के चार्ज है ना, पॉजिटिव है, तो एक के पहले वाले के पास भी इतना कूलम चार्ज है, दूसरे वाले पास भी इतना ही कूलम चार्ज है, ठीक है ना। सेकेंड दिया हुआ, व्हाट वुड बी द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच स्फीयर बी डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन दी टू बी हाफ। कह रहे हैं कि अगर चार्ज को हम इस चार्ज को डबल कर दें, नहीं हाँ चार्ज को डबल कर दें और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आधा कर दें, 50 से इसको 25 कर दें, और चार्जेस को भी बढ़ा दो, डबल कर दें, तो डेफिनेटली बढ़ने वाला है फोर्स बहुत ज़्यादा। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, फोर्स निकाल लो। अच्छा बी में करना है। ठीक है, फोर्स निकाल लो। फोर्स निकालना तो कितना ईजी रहेगा, Q1 इंटू Q2, तो दोनों सेम ही सेम है। Q1 इंटू दोनों के सेम मल्टीप्लाई R स्क्वायर मतलब 50 को मीटर बदल लेना, 50 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, और निकाल लेना कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, निकाल लेना। हाँ, इतना आ रहा है। अब क्या बोला है, अब बोला है कि इसको डबल कर दो, तो मल्टीप्लाई 2 कर देना ऊपर, और नीचे 0.25 कर देना। 0.25, 50 का आधा, मतलब डिस्टेंस आधा करना है ना। तो ठीक है, अब इसको डायरेक्ट कैसे निकालोगे, देखो हमने डिस्टेंस को किया डबल 2 किया, और इसको किया आधा, ये हो गया 2। ऐसे देख लो ज़रा, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको किया 2 और इसको किया डबल और आधा है ना, हाँ आधा, ये देखो ऐसे आएगा, R/2 का स्क्वायर है ना, आधे का स्क्वायर। डबल किया है, दोनों चार्ज को डबल किया है, तो दोनों में इंटू 2 करना पड़ेगा। इसको भी, इस Q को भी डबल किया, इस Q को भी डबल किया, दोनों चार्ज को डबल किया ना, तो इसको भी डबल किया, इसको भी डबल, यानी 4 हो जाएगा, और ये वाला 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आ जाएगा। अच्छा 4 4 16 आ जाएगा। दोनों को सॉल्व R का स्क्वायर यहाँ कर पे, सकते हैं। हाँ R उतना ज़रूरत नहीं ना, R का स्क्वायर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आके 2 to the 4 से मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा। K 16 हटा दो अलग, ये Q1 Q2 अलग ही रखो, R स्क्वायर इसकी वैल्यू तो निकाल ही चुके हो, इसकी वैल्यू तो K और Q1 Q2 R की वैल्यू अभी निकाली ना मैंने, इतनी आई ना 1.5 इंटू 10 की पावर -2। तो पूरा कहेंगे डबल डबल ये करो, आप कैलकुलेट करो, इंटू 16 टाइम कर दो, इंटू 16 कर दो बस। ठीक है, ये सब तरीके हैं करने के, ये सब आना चाहिए 12th वाले बच्चों के लिए, उन वाले बच्चों। ठीक है।